इस्तीफा तो हुआ पर सवाल अपनी जगह खड़ा है, सरकार झुकी या झुकने का बस मंजर गड़ा है। देखिए एक लाइन है पूरे 11 साल पुरानी है। उस दिन तारीख थी 24 जून 2015 और कहने वाले थे राजनाथ सिंह जी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते, ये एनडीए की सरकार है, यूपीए की नहीं। और सच बताओ तो ये लाइन 11 साल तक अक्षरशः सच रही। ट्रेन पलटी, कुछ नहीं हुआ। पुल गिरा, कुछ नहीं हुआ। पेपर लीक हुए, कुछ नहीं हुआ। हर बार ठिकरा या तो किसी अफसर पर फूटा या किसी एजेंसी पर या फिर सीधे पिछली सरकार पर। और धीरे धीरे इस देश ने भी मान लिया था कि सरकार में कुर्सी एक चीज है और जिम्मेदारी बिल्कुल अलग चीज है। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आता है और वो 11 साल पुरानी लाइन एक झटके में हवा हो जाती है। तब असली सवाल ये है कि क्या सचमुच वो दीवार दरक गई जिसके बारे में सालों से कहा जा रहा था कि ये सरकार झुकती नहीं, या फिर ये एक सौदा था जिसमें सरकार ने बस एक मंत्री की कुर्बानी देकर पूरा का पूरा आंदोलन खरीद लिया। आज हम यही हिसाब किताब करेंगे और जानेंगे इस एक इस्तीफे में किसका कितना नफा हुआ और किसका कितना नुकसान हुआ। जरा रुकिएगा क्योंकि इस कहानी का सबसे उल्टा सच सबसे आखिर में खुलेगा। तो चलिए शुरुआत एक छोटी सी अंग्रेजी लाइन से करते हैं क्योंकि यही लाइन इस पूरी कहानी की चाबी है। पॉलिटिक्स इज परसेप्शन, यानी राजनीति में जो असल में हुआ वो तो सिर्फ आधी कहानी होती है और जो लोगों को दिखाया गया वही पूरी कहानी बन जाती है। और सबसे मजे की बात यह है कि चुनाव कभी आधी कहानी पर नहीं लड़े जाते, हमेशा पूरी कहानी पर लड़े जाते हैं। इस एक बात को पकड़ लीजिए, आगे सब कुछ खुलता चला जाएगा। एक बहुत आसान सी मिसाल देता हूं, फिर आप ये बात जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मान लीजिए एक आदमी की नौकरी छूट गई। अब इसी एक बात को दो तरीके से कहा जा सकता है। पहला तरीका, उसे तो निकाल दिया गया, और दूसरा तरीका, उसने खुद ही जाना बेहतर समझा। देखिए घटना दोनों में बिल्कुल एक ही है, एक भी चीज नहीं बदली। लेकिन पहली बात सुनकर आप उस आदमी को मन ही मन नाकाम मान लेंगे और ठीक वही दूसरी बात सुनकर आप उसकी इज्जत करने लगेंगे। बस यही पूरा खेल परसेप्शन का है। और यकीन मानिए हूबहू यही खेल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ भी खेला गया है। और अगर मेरी बात पर यकीन ना आए तो उनकी वो इस्तीफे वाली चिट्ठी एक बार खोलकर पढ़ लीजिए, सब समझ आ जाएगा। उस चिट्ठी में असली लड़ाई इस्तीफे की थी ही नहीं। असली लड़ाई तो इस बात की थी कि कल सुबह ये देश इस पूरे मामले को किस नाम से याद रखेगा। इसलिए उस चिट्ठी में उनके 40 साल का शिक्षा से जुड़ा रिकॉर्ड गिनाया गया है। इसलिए उसमें बार बार ये दोहराया गया है कि सरकार ने तो फौरन कार्रवाई की थी, सीबीआई को केस सौंपा, एग्जाम रद्द किया, दोबारा कराया। और इसी वजह से उसमें एक शब्द ऐसा भी है जिस पर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। लिखा है कि इस पूरी स्थिति का फायदा कहीं राष्ट्रहित के खिलाफ काम करने वाली ताकतें न उठा ले। अब जरा इस बात का वजन महसूस कीजिए। जो आदमी कुर्सी छोड़कर जा रहा था वो जाते जाते भी वही पुराना आजमाया हुआ औजार हाथ में उठा रहा है, नाम रखने वाला औजार। सामने बैठे तो बच्चे हैं पर इशारा किधर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, उस पूरे कागज में एक शब्द कहीं नहीं मिलता और वो शब्द है माफी। 22 लाख बच्चों की मेहनत के साथ जो हुआ उस पर एक बार भी, बस एक बार भी सॉरी नहीं। सोचिए जरा, दिस इज परसेप्शन माय फ्रेंड। अब आते उस सवाल पर जो सबसे जरूरी है, सरकार आखिर झुकी क्यों? और उससे भी बड़ी बात, झुकी किसके सामने? देखिए सच है कि नरेंद्र मोदी सरकार झुकी, इस बात से कोई इनकार नहीं, लेकिन वो किसके सामने झुकी ये उससे भी बड़ा सच है। क्या राहुल गांधी के सामने झुकी? नहीं। अखिलेश यादव के सामने? नहीं। अरविंद केजरीवाल के सामने? बिल्कुल भी नहीं। परसेप्शन की इस दुनिया में सरकार बड़ी सफाई से ये पेश कर रही है कि हाँ हम झुके जरूर है पर अपने बच्चों के सामने झुके। और यहाँ असली जादू है क्योंकि राजनीति में बच्चों के आगे हार को कोई हार मानता ही नहीं। इस देश में अगर एक बाप अपने बेटे से हार जाए तो उसे कोई झुकना नहीं कहता, उसे प्यार कहते हैं। समझ रहे हैं ना पूरा खेल? एक ही घटना जो असल में एक हार थी, देखती देखते एक संवेदना में बदल गई। और ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि इस आंदोलन का कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसे जीत का क्रेडिट दिया जा सके। हालांकि मैं ईमानदारी से एक बात मानूंगा, ये बात पूरी तरह सच भी नहीं है। सीजेपी अपने आप में एक संगठन है, उसके लोग मंत्रियों से बात करने गए और सोनम वांगचुक तो खुद एक जाना पहचाना चेहरा है जिनके अनशन ने इस मुद्दे को खींचकर यहाँ तक पहुंचाया। तो चेहरे तो थे, असली फर्क यही कहीं और है। इस आंदोलन में ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसके पीछे एक पार्टी हो, एक वोट बैंक हो या एक अगला चुनाव हो। और सौदेबाजी हमेशा वही होती है जब सामने वाले का कोई चुनावी हिसाब किताब हो। जहां हिसाब ही ना हो वहां मोल भाव आखिर किससे करे? और शायद यही वजह है कि आज कुर्सी तो गई लेकिन किसी का कद नहीं बढ़ा। सरकार ने कुर्सी दे दी पर उसका क्रेडिट किसी के हाथ नहीं लगा। अच्छा अब जरा एक पल के लिए रुकिए क्योंकि यहाँ से कहानी और दिलचस्प होने वाली। मुझे आपसे एक बात जाननी और बिल्कुल दिल से बताइएगा, आपको क्या लगता है ये इस्तीफा असल में क्या था? एक हार, एक सौदा या सच में एक जिम्मेदारी? नीचे कमेंट में लिखिए। मैं सच में एक एक कमेंट पढ़ता हूँ और सबसे अच्छे जवाब अगले वीडियो में उठाऊंगा। और अगर आपको विश्लेषण बिना किसी झंडे के दोनों पक्ष रखकर होता हुआ लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इससे ये बात उन लोगों तक पहुंचती है जिन्हें आजकल सिर्फ एक तरफ का शोर परसा जाता है। इसलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो हर किसी की जबान पर है। सवाल ये है कि जो काम 12 सालों में नहीं हो पाया वो इस बार इतनी जल्दी कैसे हो गया? इसकी कुछ बहुत ठोस वजह है, एक एक करके समझिए। पहली वजह तो यह है कि इस बार जो है सरकार को बदनाम करने के लिए, ठप्पा लगाने के लिए कोई गिरेबान ही नहीं मिला। किसानों के बारे में कह सकते थे कि एक दो राज्यों की बात है, पहलवानों के बारे में कह सकते थे कि गिनती के लोग हैं, लेकिन बच्चों को आखिर क्या कहते? ये तो हर राज्य में, हर जाति में और हर उस घर में है जहां कोई वोट देता है, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का वोटर हो। यहाँ तक कि जो लोग आईटी सेल चलाते हैं उनके अपने घर में भी तो वही बच्चा वही परीक्षा दे रहा था। दूसरी वजह वो है जो कम लोग समझते हैं, वो ये कि जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता उस पर कोई भी दबाव काम नहीं करता। अब बच्चों पर आप आखिर क्या दबाव बनाएंगे? ना उनका कोई कारोबार है जिस पर छापा डाला जाए, ना कोई कुर्सी है जो छीन ली जाए। खाली हाथ इंसान सबसे निडर होता है। और तीसरी वजह जिस पर सबसे कम बात हो रही है वो ये कि 2024 वाली सरकार है, 19 वाली नहीं है। किसान आंदोलन के वक्त सरकार की दीवार इतनी मोटी थी कि 13 महीने
महीने की लगातार ठोकर भी उस पर सिर्फ एक खरोच डाल पाई थी। लेकिन इस बार सरकार सहयोगियों के कंधों पर टिकी है, इसलिए वो दीवार पहले जितनी मोटी नहीं रही। और चौथी वजह यह है कि जब मामला सड़क से निकलकर अदालत की तरफ बढ़ने लगता है तो सरकार के हाथ से वक्त फिसलने लगता है। लाठी वाली तस्वीरें जब कोर्ट तक पहुंचती है तो सारा हिसाब बदल जाता है। लेकिन यहाँ एक बात मैं साफ साफ जोड़ देना चाहता हूँ, वरना ये कहानी अधूरी और एक तरफा रह जाएगी। किसानों को भले मंत्री का इस्तीफा नहीं मिला था, लेकिन उन्हें 3 कानूनों की वापसी मिली थी, यानी उनकी असली बुनियादी मांग पूरी हुई थी। जबकि बच्चों को मंत्री तो मिल गया, पर पेपर लीक रोकने वाला असली सुधार वो कानून अभी आना बाकी है। तो बच्चों को किसानों से ज्यादा मिल गया, ये कहना भी फिलहाल थोड़ी जल्दबाजी होगी। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए असल में पूरा वीडियो बना है। जब इस्तीफा हो ही गया तो मोदी सरकार को कहां और कितना डेंट लगा? मेरे हिसाब से 5 बड़े डेंट है और एक एक करके देखिए, हर एक के पीछे पिछले से घेरा है। पहला डेंट सबसे बड़ा है। देखिए, इस सरकार की सबसे बड़ी कमाई कोई योजना नहीं थी, कोई कानून नहीं था। उसकी सबसे बड़ी कमाई बस एक धारणा थी कि सरकार झुकती नहीं है। और यकीन मानिए, इसी एक धारणा की वजह से इस देश में आधे आंदोलन तो शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते थे। लोग सोचते थे कि बैठकर करेंगे भी क्या, ये तो सुनते ही नहीं है। यही डर सरकार का सबसे सस्ता और सबसे असरदार हथियार था, जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता। लेकिन आज वो हथियार हाथ से निकल गया। और आप एक बात याद रखिए, जिस दिन किसी मजबूत दीवार में पहली दरार दिख जाती है, उसी दिन हर आम आदमी को ये यकीन हो जाता है कि भाई ये दीवार तोड़ी भी जा सकती है। अब आगे आंदोलन भी होंगे और आगे इस्तीफे भी मांगे जाएंगे, क्योंकि अब लोगों के मन में बैठ चुका है नथिंग इज इम्पॉसिबल। दूसरा डेंट ये कि 12 साल से सरकार का एक और भरोसेमंद हथियार था, नाम रख देना, आंदोलन जीवी, विदेशी फंडिंग वाले, टुकड़े टुकड़े गैंग, फला देश के एजेंट वगैरह वगैरह। पर इस बार वो भी जो है पूरी तरह फेल हो गया। और वजह बड़ी मजेदार है, बच्चों ने अपने संगठन का नाम ही रख लिया कॉकरोच जनता पार्टी, यानी जो गाली आप उन्हें देने वाले थे उसे उन्होंने पहले ही अपना तमगा बनाकर सीने पर लगा लिया। अब आप किस बात का मजाक उड़ाएंगे जब सामने वाले ने खुद ही अपने ऊपर हंसना सीख लिया। तीसरा डेंट, और ये सिर्फ मेरा अंदाजा है पर बड़ा दिलचस्प है, मुझे लगता है आज सबसे ज्यादा बेचैनी विपक्ष में नहीं है बल्कि खुद कैबिनेट के अंदर होगी। क्योंकि अब हर मंत्री मनी मन ये सोचने पर मजबूर है कि अगर कल को मेरे मंत्रालय के आगे भीड़ जुट गई तो शायद पार्टी मुझे बचाएगी या नहीं, बल्कि भीड़ को शांत करने के लिए मुझे ही आगे कर देगी। और भाई साहब, ये वाला डर बहुत अंदर तक जाता है। चौथा डेंट ये कि अब तक हर आंदोलन की पहली मांग हुआ करती थी कानून बदलो, मुआवजा दो, लेकिन अब से हर आंदोलन की पहली मांग होगी मंत्री हटाओ। क्योंकि आज ये साबित हो गया कि ये मांग सच में पूरी हो सकती है। और यहीं से एक खतरनाक जाल शुरू होता है। देखिए, पहली बार झुकना आसान होता है, लेकिन उसके बाद हर अगली बार मना करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। क्योंकि जिस दिन आप अगली बार मना करेंगे उसी दिन सवाल उठेगा कि उस दिन तो आप मान गए थे, आज क्यों नहीं। इसे कहते हैं मिसाल का जाल। आप खुद अपने हाथों से एक मिसाल बनाते हैं और फिर खुद ही उसमें उलझ जाते हैं। और पांचवा डेंट जो सबसे गहरा, वो है वक्त का डेंट। जरा सोचिए, अगर यही इस्तीफा उन लाठीचार्ज वाली तस्वीरों से पहले हो गया होता तो सरकार कितनी समझदार और संवेदनशील दिखती। वो लाठी वाली तस्वीरें कभी खबर ही नहीं बनती, क्योंकि राजनीति में असली कीमत चीजों की नहीं होती, वक्त की होती है। जो चीज सही वक्त पर दे दी जाए वो एहसान बन जाती है, और ठीक वही चीज अगर देर से दी जाए तो हार बन जाती है। अब यहाँ एक जरूरी मोड़ है, क्योंकि ईमानदार विश्लेषण सिर्फ नुकसान नहीं गिनाता, फायदा भी देखता है। और सच में यह है कि इस इस्तीफे से सरकार को कुछ फायदे भी हुए हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी मुसीबत के भेष में छिपा वरदान। जैसे कोविड के दौरान इतनी तबाही के बीच भी कुछ चीजें अनजाने में अच्छी हो गई थी, जैसे आसमान साफ हो गए थे, नदियां साफ हो गई थी। ठीक वैसे यहाँ भी कुछ चीजें चुपके से सरकार के हक में चली गई है। पहला फायदा यह है कि प्रधानमंत्री पर एक टैग चिपका हुआ था कि उनका आम जनता से सीधा कनेक्शन कम है, कि वो बस अपने मन की बात करते हैं और किसी की सुनते नहीं है। लेकिन इस बार वो खुद सोशल मीडिया पर आए, बच्चों से सीधे सीधे बात की, उसी हेलो फ्रेंड्स वाले अंदाज में। और ये चीज उनके हक में गई, क्योंकि बड़े बड़े कैमरों वाली दूरी की जगह लोगों को एक सीधा, नजदीक या संवाद महसूस हुआ। और दूसरा फायदा यह है कि इस इस्तीफे ने तानाशाह वाले टेक को भी काफी कमजोर कर दिया। अब तर्क चलेगा कि भाई कौन सा तानाशाह होगा जो जंतर मंतर पर अपने खिलाफ इतनी आलोचना, इतनी गालियां सुनने के बाद भी प्रदर्शन करने वालों पर मुकदमा तक न करे, और ऊपर से अपने ही मंत्री का इस्तीफा भी करा दे। यानी विपक्ष के हाथ से एक बहुत बड़ा परसेप्शन वाला हथियार फिलहाल फिसलता दिख रहा है। हालांकि विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि सरकार इसका पूरा फायदा ना उठा पा रही है, रस्साकशी आगे भी खूब चलेगी। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। इस पूरे घटनाक्रम में असल में सबसे बड़ा नुकसान हुआ किसका, सरकार का या विपक्ष का? जरा ठहर कर सोचिए। मुद्दा जो तो विपक्ष महीनों से उठा रहा था, उसने संसद में हंगामा किया, सड़क पर बयान दिए, धरने किए, और जब आखिरकार मांग पूरी हुई तो उसका क्रेडिट किसे मिला? किसी को नहीं। आज विपक्ष का एक भी नेता छाती ठोक कर ये नहीं कह पा रहा कि देखो ये हमने कराया, क्योंकि हर आम आदमी अच्छी तरह जानता है कि असल में ये किसने करवाया। और विपक्ष का असली सबसे बड़ा नुकसान यही छिपा है। पिछले 10 साल से उनके हाथ में एक बहुत बड़ा परसेप्शन वाला हथियार था कि मोदी तानाशाह है, वो किसी की सुनते नहीं। लेकिन अब कल को अगर वो यही बात कहेंगे तो जनता पलट कर कह देगी कि भैया सुने तो थे, भले डॉक्टर भले डांट कर सुने हो, भले गालियां खाकर सुने हो, लेकिन सुन तो लिया था, बात तो कर ली थी, इस्तीफा भी तो ले लिया था। हालांकि विपक्ष का एक फायदा भी है, अब वो हर प्रोटेस्ट में इस्तीफा मांग सकता है और कभी कभी करवा भी सकता है। लेकिन वो जो तानाशाह वाली धार थी वो अब थोड़ी कुंद जरूर हो गई है। और यहाँ एक बात विपक्ष की जिम्मेदारी की भी है, जो कहानी बहुत जरूरी है। असली जगह जहां ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए वो सड़क नहीं है, संसद है। अगर विपक्ष पूरी ताकत से संसद के अंदर से ये मुद्दे उठाए तो बच्चों को बार बार सड़क पर लाठियों के सामने नहीं आना पड़ेगा। अब चलिए जरा इतिहास में एक छोटी सी झलक देखते हैं, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा सबक निकलता है। इस
इस देश में जिम्मेदारी लेकर इस्तीफे देने की परंपरा बहुत कम रही है। साल 1956 में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और वही शास्त्री जी आगे चलकर इस देश के प्रधानमंत्री बने। हमारे इतिहास में से और भी उदाहरण मिल जाएंगे जहां किसी हादसे के बाद मंत्री ने इस्तीफा दिया और बाद में दोबारा बड़े पदों पर लौटा है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इस देश में इस्तीफा किसी करियर का दी एंड नहीं होता, अक्सर वो सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक होता है और यहाँ से इस पूरी कहानी के 3-4 बड़े सबक निकलते हैं जो मैं चाहता हूं आप गांठ बांधकर अपने साथ ले जाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक इस्तीफे की बात नहीं है, ये ताकत और समाज के रिश्ते की सीख है। पहला सबक ये कि राजनीति में असली लड़ाई घटना की नहीं होती, उसके नाम की होती है। एक इस्तीफा हार भी कहलाया जा सकता है और संवेदना भी। फर्क बस इतना है कि उसे किस फ्रेम में रखकर पेश किया गया। और यकीन मानिए ये बात सिर्फ नेताओं पर लागू नहीं होती, आपकी नौकरी में, आपके किसी इंटरव्यू में, आपकी रोजमर्रा की बातचीत में भी लोग अक्सर वो याद नहीं रखते जो हुआ, बल्कि वो याद रखते हैं जो आपने उन्हें कहकर समझाया। तो अपनी कहानी खुद कहना सीखिए, वरना कोई और आपकी कहानी अपने हिसाब से कह देगा। दूसरा सबक यह कि जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वही सबसे ताकतवर होता है। इस पूरे आंदोलन की जीत की असली जड़ यही थी, ना कोई कुर्सी, ना कोई वोट बैंक, ना कोई सौदा। इससे ना उन पर कोई दबाव काम आया, ना कोई लालच। और ये बात सिर्फ राजनीति में नहीं है, जिंदगी में भी उतनी ही सच है। सबसे मजबूत अक्सर वही इंसान होता है जिसे आप किसी लालच या डर से मैनेज नहीं कर सकते। तीसरा सबक जो शायद सबसे काम का है, सही चीज भी अगर गलत वक्त पर की जाए तो उसकी सारी कीमत गिर जाती है। यही इस्तीफा अगर 10 दिन पहले हुआ होता तो एहसान कहलाता, लाठियों के बाद हुआ तो हार कहलाया। टाइमिंग किसी भी फैसले की आधी कीमत तय कर देती है और ये बात अपने बॉस से माफी मांगने से लेकर किसी बिगड़ते रिश्ते को संभालने तक हर जगह लागू होती है। सही बात गलत वक्त पर बेकार चली जाती है। और चौथा सबसे बड़ा सबक, इस पूरे घटनाक्रम में अगर सच में किसी का भला हुआ है तो वो है इस देश का लोकतंत्र, क्योंकि एक स्वस्थ लोकतंत्र में जनता के दबाव से सरकार का झुकना कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि एक बहुत सुखद संकेत होता है। ये हर आम आदमी को एक उम्मीद देता है कि अगली बार अगर कुछ गलत हुआ तो चुपचाप सह जाना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। और असल बात तो यही है ना कि सरकारें जनता की चौकीदार होती है, जनता सरकारों की नहीं होती। तो क्या इसके साथ कहानी खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। असल में असली परीक्षा तो तब शुरू होगी और उसे हम 4 तारीखों को पर परखेंगे। पहली, जब पेपर लीक रोकने वाला कानून और असली सुधार जमीन पर उतरेंगे, तब पता चलेगा कि ये सिर्फ एक कुर्सी की बलि थी या सच में व्यवस्था बदली। दूसरी, नए शिक्षा मंत्री आगे करते क्या है। तीसरी, एनटीए जैसी संस्था में असल में कितना गहरा ढांचागत बदलाव आता है। और चौथी सबसे दिलचस्प, खुद धर्मेंद्र प्रधान आगे कहां दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर कुछ ही महीनों में वो किसी और बड़े पद पर लौट आते हैं तो इस पूरी जवाबदेही के असली मायने पर एक नया सवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन इन सारे सवालों के बीच एक बात बिल्कुल साफ है और उसकी दिल से तारीफ होनी चाहिए। बिना किसी बड़े नेता के, बिना किसी पार्टी के, बिना किसी दफ्तर के कुछ बच्चों ने वो कर दिखाया जो सालों में नहीं हुआ था। अब आप इसे पूरी जीत कहिए या आधी जीत, या आपकी मर्जी, पर यह हमारे लोकतंत्र का एक बेहद खूबसूरत सबूत जरूर है कि इस देश में आज भी अगर आवाज सच्ची हो, टिकी रहे, तो वो सबसे ऊंची दीवार के उस पार भी पहुंची जाती है। और आखिरी बात, बिल्कुल दिल से, ये वीडियो किसी एक इंसान या किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये उस कुर्सी और उस व्यवस्था के बारे में है जिस पर हम सबका बराबर हक है, क्योंकि सवाल पूछने वाला कभी दुश्मन नहीं होता। सवाल पूछने वाला ही तो असल में उस पूरी व्यवस्था को जिंदा रखता है। और जिस दिन हमने सवाल पूछना बंद कर दिया, समझ लीजिए उसी दिन से जवाब मिलना भी बंद हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए, इस्तीफा आखिर था क्या? एक हार, एक सौदा, या एक जिम्मेदारी? और आपको सबसे बड़ा नुकसान किसका लगा, सरकार का या विपक्ष का? कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा और मैं वादा करता हूं कि आपकी बात जरूर पढ़ूंगा। अगर ये विश्लेषण आपको बिना किसी झंडे के पूरी ईमानदारी से रखा हुआ लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने उस दोस्त को शेयर कीजिए जो अभी तक सिर्फ एक तरफ की बात सुन रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सवाल आप भी पूछते रहिए, हम भी पूछते रहेंगे, क्योंकि याद रखिए, सवाल जिंदा है तो लोकतंत्र जिंदा है। एक नए वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।